मेरा नाम कोमल है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए छोटी सी उम्र से ही मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। तभी मेरी शादी मेरे अब्बा ने 17 साल की उम्र में अपने ही दोस्त के बेटे अरशद से करवा दी थी। अरशद मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और जब तक वो जिंदा थे मुझे कभी किसी चीज की कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारी जिंदगी के 10 साल बड़े ही सुकून से गुजरे थे। लेकिन उनके अचानक इंतकाल के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना दोभर कर दिया था। उनकी आंखों में मेरा वजूद खटकने लगा था, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक 8 साल का बेटा भी था और मेरे देवर और जेठ ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मुझे अभी और इसी वक्त घर से ना निकाला गया तो मेरा बेटा जायदाद का हकदार बनकर खड़ा हो जाएगा। मैंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल में ही अपनी इद्दत पूरी की और इद्दत खत्म होते ही मेरे जेठ ने ये फैसला सुना दिया कि अब मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि एक जवान औरत का शौहर के बगैर इस घर में रहना मुनासिब नहीं है। मगर मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो ये बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था और मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि मेरी भाभी 4 दिन से ज्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं उनके कदमों में गिर गई और फरियाद की कि मुझे इस घर से ना निकालें। बेशक मुझे मेरे शोहर की जायदाद में से कोई हिस्सा मत दीजिएगा, लेकिन मेरे ससुराल वालों को मुझ पर जरा भी रहम ना आया और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को उस घर से निकाल दिया। मजबूरन मैं अपने 8 साल के बेटे को गोद में उठाए मेके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा खूब ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि मैं और मेरा बेटा मुस्तकिल भाई की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो उनका रवैया खराब होना शुरू हो गया। मैं घर की बेटी से कब घर की मुलाजमा बन गई थी मुझे खुद भी पता न चला। भाई सारा सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर अपने कमरे में आराम करती रहती। मुझे घर के कामकाज से कोई मसला नहीं था, लेकिन जब मेरी भाभी मुझे ताने और अपने किए जाने वाले एहसान जताती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मेरे भाई की बच्ची और मेरा बेटा तकरीबन एक ही उम्र के थे। भाभी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, लेकिन मेरे बेटे जवाद को घर में काम काज के लिए रख लिया और ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मैं दिन रात उनकी खिदमत कर रही थी और वो मेरे बेटे को तालीम तक नहीं दिलवाना चाहती थी। मैंने अपने भाई से जवाद की तालीम के बारे में बात की तो भाई ने जवाद को भी स्कूल में दाखिल करवा दिया और ये बात मेरी भाभी से बर्दाश्त ना हुई। घर में आए दिन झगड़े की शुरुआत होने लगी। आखिरकार एक दिन तंग आकर मैंने भाई से कह दिया कि आप कोई बड़ी उम्र का आदमी देखकर मेरा उसके साथ निकाह कर दें, जो मेरा और मेरे बेटे का सारा खर्चा उठा सके। मेरा भाई भी मजबूर था, वो सारी जिंदगी मेरा खर्चा नहीं उठा सकता था। उसने रिश्ते करवाने वाली आंटी के जरिए मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया था। उम्र तो उस आदमी की 60 साल थी, मगर वो एक बिजनेसमैन था। मेरा बेटा जवाद इस रिश्ते पर राजी नहीं हुआ। वो बहुत उदास उदास था। वो कहता, अम्मी आप दूसरी शादी ना करें वरना मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे को रोता देखकर मैंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया था और अपनी भाभी से तंग आकर अपने भाई का घर भी छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के घर में जवाद के साथ तन्हा जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जवाद को स्कूल में दाखिल करवा के मैंने खुद भी उसी स्कूल में उस्तानी की नौकरी कर ली और बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी को घसीटने लगी। मैंने बेवा होने के बाद वो वक्त भी देखा जब एक वक्त की रोटी खाती तो 2 वक्त खाली पेट गुजारा करती। कभी कभी मेरी आंखों में ये सोचकर आंसू आने लगते कि जब तक शोहर का साया मेरे सर पर था मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे शोहर के जाते ही दुनिया के असल रंग मुझे नजर आने लगे थे। औरत की जिंदगी की खूबसूरती वाकई उसकी जिंदगी में शामिल मर्द के दम से होती है और इस बात का एहसास मुझे मेरे शोहर अरशद के जाने के बाद शिद्दत से होने लगा था। कभी कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत दुखी हो जाता। वो नहीं चाहता था कि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी ये बात गवारा नहीं थी कि मेरी वजह से उसका शादीशुदा घर खराब हो जाए। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे दुनिया के सभी रंग नजर आ गए थे और मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी इस जॉब को साथ लेकर
कोई ना कोई छोटा सा काम शुरू कर देना चाहिए ताकि जिंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। वैसे भी जवाद बड़ा हो रहा था और उसकी जरूरियात में इजाफा हो रहा था। मैंने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा और भाई के दिए हुए पैसों को जमा करके एक छोटी सी दुकान खोल ली, जहां मैं औरतों के मेकअप वगैरह का सामान बेचने लगी। अरशद के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने लगा था। मेरी मुस्तकिल मिजाजी, मेरी मेहनत और मेरी दुआएं रंग ले आई थीं और ये मेरी छोटी सी दुकान बड़ी हो गई थी। मैं खुद भी दुकान चलाती थी और जवाद की पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो देने की कोशिश करती थी। कई साल ऐसे ही गुजर गए। मेरा कारोबार चमक गया और मेरी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई। वक्त के तकाजों के मुताबिक मैंने नई चीजों का इजाफा भी किया और काम करने के लिए मजीद बेवा और बेसहारा औरतों को भी अपने साथ रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तरह मुतमईन थी। तभी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर शेराज आया। 8 साल के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर माजी के सारे गम ताजा हो गए थे। शेराज को तो पहले इस बात पर यकीन न आया कि मैं जिंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालिक बन गई हूँ। लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो वो शर्मिंदा हो गया और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा कि बड़े भाई के फैसले के आगे वो सर नहीं उठा सका था, जबकि उसे मेरे और जवाद के दुख का एहसास था। मैंने ये सोचकर शेराज को माफ कर दिया कि वो मेरे शोहर अरशद का भाई है और अरशद अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। शेराज हमारे घर आने जाने लगा था और जवाद से बहुत मोहब्बत करने लगा था। शेराज का बेटा मेरे बेटे जवाद का हम उम्र था। उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चचा का प्यार मिल गया है। वो बेचारा तो सारी उम्र रिश्तों के लिए तरस गया था। जवाद अब 16 साल का होने वाला था और उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में काफी तब्दीली आ गई थी। मैं दुकान से घर आती तो वो मुझे खोया खोया सा नजर आता था। घर से बाहर निकलता तो रात को देर से घर आता था। मैंने घर में काम के लिए नौकरानी रख ली थी और वो मुझे अक्सर कहती कि पता नहीं बीबी जी, जवाद साहब को क्या हो गया है, सारा वक्त अकेले कमरे में बंद रहते हैं। मैं जब भी जवाद से इस बारे में पूछती तो वो कहता कि इम्तिहान करीब हैं और वो तैयारियों में मसरूफ है। मैंने शुरू से जवाद की अच्छी तरबियत की थी, इसलिए मुझे उसके बिगड़ जाने का डर नहीं था। वैसे भी वो मेरे देवर शेराज के बेटे फवाद के अलावा और कहीं नहीं जाया करता था। जवाद के इम्तिहानों में बस कुछ दिन बाकी रह गए थे और आजकल पढ़ाई में वो बहुत ज्यादा मसरूफ रहने लगा था। मेरा काम भी बहुत बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे शदीद चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से घर लौटी तो चकराकर जवाद के कदमों में ही बेहोश होकर गिर गई थी। वो मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और करीबी क्लिनिक ले आया, जहां पहुंचकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। ये सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया था। मैं डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी वो सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। ये कैसे मुमकिन था कि मैं हामला हो गई थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं एक बेवा औरत थी। मेरे शोहर के इंतकाल को कई साल गुजर गए थे और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 2 महीने से उम्मीद से हूँ। इस बात ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने इनकार में सर हिला दिया। तब मैं अपनी रिपोर्ट उठाए खामोशी से क्लिनिक से बाहर निकल आई। बाहर मेरा बेटा खड़ा था। मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, अम्मा सब खैर तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? आप अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? जवाद के सवालों पर मैं उसे नजरें चुराने पर मजबूर हो गई थी। मैं उसे क्या बताती कि मैं कैसे हामला हुई हूँ, और वो भी उम्र के इस हिस्से में। वो तो मुझे बदकिरदार ठहरा देता, जबकि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया है। मैं अपने शोहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और शोहर की वफात के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक था। लेकिन मेरी रिपोर्ट्स चीख चीख कर बता रही थी कि मेरे शोहर की जगह कोई और ले चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरे मरहूम शोहर का वजूद चला आया था।
मैं कभी उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी, तो फिर किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना तो बहुत ही अलग बात थी। जवाद के बार बार पूछने पर मैंने उसको झूठ कह दिया कि कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा है। मेरी बात सुनकर जवाद नाराज होकर कहने लगा कि जब से बाबा का इंतकाल हुआ है आप अपना ख्याल ही नहीं रखती। अब आप रात को जल्दी सो जाया करें। मुलाजमा के होते हुए भी आपको घर के सारे काम खुद करने होते हैं, फिर मुलाजिम रखने का क्या फायदा है। और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी फिक्र में परेशान रहें। मैं जानता हूँ कि बाबा के जाने के बाद आपको मेरी ज्यादा फिक्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना ख्याल ना रखें। उसकी बात सुनकर मैं दुख से मुस्कुरा दी थी। पहले ही मैं अरशद के अचानक चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी और अब सालों बाद इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अगर उस वक्त जवाद का साथ न होता तो शायद मैं जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी होती। लेकिन कभी कभी मोहब्बत और उम्मीद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि उसे सामने वाले की बुराइयां और कोताहियां नजर ही नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं जवाद से इतनी शदीद मोहब्बत करती थी कि मैं उसकी खामियों को जान ही नहीं पाई थी। मैं जवाद के साथ घर आ गई थी और मुस्तकिल यही सोच रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ है और मैं दुनिया वालों को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। इन सब सवालों ने मेरी तबीयत मजीद खराब कर दी थी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी और यही सोच रही थी कि किस तरह सच का पता लगाऊं। दूसरी तरफ मैं जवाब में भी काफी तब्दीली महसूस कर रही थी और इस बात ने भी मुझे परेशान कर रखा था। उसके टेस्ट में नंबर मुस्तकिल खराब आ रहे थे और टीचर्स ने मुझे फोन पर यही बताया था कि आजकल जवाद का ध्यान कहीं और ही है। मैं जवाद के मुतल्लिक हर बात अब खुलकर शहराज से कर लिया करती थी, क्योंकि जवाद उम्र के जिस हिस्से में था उसे बाप की शदीद जरूरत थी और बाप के चले जाने के बाद मैं चाहती थी कि उसका चचा ही उसके सर पर शफकत का हाथ रखे और उस पर कड़ी नजर रखे ताकि वो किसी गलत रास्ते का इंतखाब ना कर बैठे। यही सोचकर मैंने अपने देवर को फोन लगाया और उसे जवाद की पढ़ाई के सिलसिले में बात की। तब वो कहने लगा, भाभी आप परेशान ना हो, जवाद पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है, वो सारा वक्त यहीं गुजारता है। उसकी बात सुनकर मुझे काफी तसल्ली हो गई थी। जवाद भी आजकल मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा था। उसका यूं मेरी फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा जवान हो गया था, लेकिन मैं इस हमल का क्या करती जो मेरे पेट में परवान चढ़ रहा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, गलती से भी बच्चा जाया करवाने के बारे में मत सोचिएगा। इसलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं ये पता लगाऊं कि ये बच्चा किसका है। दुकान के अलावा ना ही मैं कहीं आती जाती थी, ना ही मेरा किसी से कोई ऐसा रिश्ता था। मेरे घर में जवाद के अलावा कोई मर्द नहीं था। मेरे लिए हकीकत जानना बहुत ही मुश्किल था कि ये सब किसने किया होगा। जो कुछ भी हुआ था वो मेरे इल्म में नहीं था। यकीनन रात के अंधेरे का ही सहारा लिया गया था। ये सोचकर मैंने अपने मुलाजमा के आगे एक पेशकश रख दी कि अगर वो एक रात मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो मैं उसे 5,000 इनाम दूंगी। वो खुशी खुशी 5,000 की लालच में राजी हो गई। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर मुंह तक कंबल उड़ा दिया और कहा कि जो मर्जी हो जाए वो यहाँ से नहीं उठेगी। और फिर मैं खुद लॉन की तरफ खुलने वाले कमरे की खिड़की के पास आकर छुप गई। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से मुझे ये पता चलेगा कि नहीं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर ही मेरे दामन पर ये दाग लगाया है। काफी देर वहां खड़े रहने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई थी और फिर जब मैंने मस्जिद रुकने का इरादा तर्क कर दिया तो अचानक से कमरे का दरवाजा खुला था। तब मैं सांस रोककर कमरे के अंदर का मंजर देखने लगी और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था, जिसने मुझे कहा था कि वो सारी रात फवाद के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने शहराज को फोन करके इस बात की तसल्ली भी की थी कि वो उसी के घर मौजूद है। और फिर जवाद इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था।
मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। वो दबे पांव मेरे बिस्तर तक आया था। अब करीब आते ही उसने नौकरानी को अपनी मां समझकर उसके पैरों को पकड़कर हिलाया था, जैसे चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा है। कहीं उसी ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ऐसा ख्याल आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी और अपने बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कैसे सोच सकती थी। जब जवाद को यकीन हो गया कि नौकरानी यानी कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, तब उसने आहिस्ता से जाकर मेरी अलमारी में से काफी सारे पैसे निकाल लिए। जवाद की हरकत देखकर मैं मजीद परेशान हो गई थी और खुद को कमरे से बाहर ना रोक पाई। मैं तेजी से घूमकर जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो जवाद कमरे से बाहर निकल रहा था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसके 14 तबक रोशन हो गए थे। मैंने गुस्से में जवाद से पूछा कि ये सब क्या है और उसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गट्टी निकाली और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी और तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाया है। अब सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है और तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे से ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने जिंदगी में पहली बार जवाद के मुंह पर थप्पड़ मारा था। ये थप्पड़ खाकर तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए बताया कि मेरे देवर के बेटे फवाद ने उसे नशे की लत में मुब्तला कर दिया है और इसी नशे के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात मुख्तलिफ किस्म के नशे करता है। जवाद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। शहराज ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, जबकि जवाद कह रहा था कि चचा को अपने बेटे की हर हरकत का इल्म है। और फिर उसने मुझ पर एक ऐसा इंकशाफ किया जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। जवाद कहने लगा कि वो रोज रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिलाकर जाया करता था, क्योंकि चचा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वो चचा की बात ना मानता तो फवाद उसे नशा फराहम ना करता। उसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालों बाद मेरा देवर मेरी जिंदगी में आया भी तो एक नए दुख की दास्तान लेकर। मेरे बेवा होने के बाद भी उसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। इस बात का मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर अपने ही घर चोरी करना सिखाकर जो उसने किया था वो मेरे नजदीक बहुत बड़ा गुनाह था। और मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने शोहर अरशद की बात याद आई थी, जिसने शादी के शुरू के दिनों में मुझे ये बात समझाई थी कि शहराज की आदत कुछ ठीक नहीं है, उससे दूर ही रहना। लेकिन उस वक्त मैं अरशद की बात को समझ नहीं पाई थी और आज सालों बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। शहराज ने एक दफा फिर मेरी हंसती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वजह मुझे मालूम नहीं थी। मैंने जवाद को सख्ती से कहा कि वो आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं और मैं खुद आधी रात को ही शहराज के घर पहुंच गई और उसकी बीवी के सामने ही अपने सारे सवाल पूछने लगी। पहले तो वो गुंग रह गया और फिर उसने मुझे सारी हकीकत बयान कर दी। अरशद की मौत के बाद मुझे घर से निकालकर उन लोगों ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन शहराज अपनी अयाशी की वजह से उस जायदाद को संभाल ना सका और हर चीज बेच दी। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वो गुजारा कर रहा था। बज़ाहिर वो लोग अच्छे खासे लगते थे, लेकिन दर हकीकत अंदर से खोखले हो चुके थे। वो अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक तरह से नहीं कर सका था और उसका जवान बेटा नशे जैसी लत में मुब्तला हो गया था। जब शहराज ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो उसकी नीयत कारोबार के साथ साथ मुझ पर भी खराब हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बेटे को अपना निशाना बना लिया और उसे नशे की लत में मुब्तला करके हर रात मेरे साथ बद किरदारी करता रहा, यहाँ तक कि मैं हामला हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं हामला हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से निकाह के बारे में सोचूंगी और वो खुद मुझसे निकाह कर लेगा। इस तरह वो मेरे जमे जमाए कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से जवाद भी उसके रास्ते का कांटा नहीं रहेगा। शहराज की हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए थे। पहले ही मैंने अपनी जिंदगी में क्या कम तकलीफ उठाई थी, जो अब शहराज मेरे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था।
میں نے اسے کہا کہ وہ اب یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ مجھے مظلوم سمجھ کر وہ مجھے استعمال کرے گا اور میں مجبور ہو کر استعمال ہوتی چلی جاؤں گی۔ میں وہاں سے نکل کر سیدھے پولیس اسٹیشن گئی۔ میں نے شہراز پر مقدمہ درج کروا دیا تھا اور اس کے بیٹے فواد پر بھی، جس نے میرے معصوم سے بیٹے کو نشے کی لت میں مبتلا کیا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیل میں تھے اور اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میرا حمل خود بخود ضائع ہو گیا تھا۔ اس وقت کے بعد سے میں نے کبھی دوبارہ اس رشتے پر بھروسہ نہیں کیا۔ آج میں پلٹ کر اپنی پوری زندگی دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے بیوہ ہونا بھی شاید میرا گناہ بن گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بیوہ عورت کو جینے کا حق کیوں نہیں دیا جاتا؟ اگر وہ اپنی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو اسے اس معاشرے میں اس قدر کیوں ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے؟ کیا مجھے اس وقت اپنے بیٹے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ کیا شادی کے بعد میرے بیٹے کو وہ پیار ملتا جس کا وہ حقدار تھا؟ آپ سب لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں میرے ان سوالوں کا جواب ضرور دیجیے گا۔